जी, तो एमडी कैट बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक एंजाइम्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, जिसको हम थ्रू एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों ने लेक्चर जो है अटेंड कर लिया होगा, जिसमें भी हमने डिटेल में तमाम के तमाम जो टॉपिक्स एंजाइम के उसको कवर किया था। और अब हम उनको थ्रू एमसीक्यूज जो हैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक एक करके, और उसी तरह से आपने इसका आंसर करना है और ये देखना है कि आपने कितना अच्छा जो है वो इस चैप्टर को प्रिपेयर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम वाज डाइएस्टेज, यूरिएज, पेप्सिन और ट्रांसफेरेज। सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर हुआ वो कौन सा था? जी बताएं जरा जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एंजाइम की डिस्कवरी के बारे में एक तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में आपने लेक्चर में पढ़ा होगा, और मैं यहाँ भी अभी उसके अंदर डिस्कस करता हूँ साइंटिस्ट का, वो भी आपने याद करना है। और दो तीन चीजें जो कि एंजाइम की हिस्ट्री से रिलेटेड है वो आपने लाजमी लर्न करनी है। जी, जिशान का आंसर आ गया है, हबीबा का भी आ गया ए आंसर के डाइएस्टेज जो है ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है। जी बाकी लोग, अलीशा ने भी ये कहा है। ओके जी, इसमें जो करेक्ट है वो अल्फा ही है, डाइएस्टेज। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है। और ये एंजाइम सबसे पहले, जो साइंटिस्ट का नाम है जैसे मैंने कहा वो भी आपने याद रखना है। साइंटिस्ट का नाम है एनसेल्मे पायन। इसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया इन 1883। तो डाइएस्टेज एंजाइम है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है। इसी तरह से फिर आगे कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं और उसको हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन जो यूरिएज एंजाइम है इसके बारे में भी आपने याद रखना है कि इसकी जो क्रिस्टलाइजेशन की गई फर्स्ट टाइम, जो इसको क्रिस्टलाइज किया गया वो क्रिस्टलाइज जो है वो किया जेम्स सिमनर ने। जेम्स बी सिमनर। ये एक ही आपने इसका नाम याद रखना है। अच्छा, एक आगे सवाल मैंने इंक्लूड भी किया हुआ है। साइंटिस्ट का नाम है कोहने। इसने एंजाइम की टर्म बताई, टर्म एंजाइम ये कोहने ने दी। ठीक है। और इसी तरह से एक एडवर्ड बकनर है, ये भी इसका भी साइंटिस्ट जो है वो इसके रिलेटेड नाम। इसने यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है वहां से एंजाइम को जो है वो आइसोलेट किया, और जाइमेज एंजाइम जो है इसने वहां से इसको आइसोलेट किया, एडवर्ड बकनर ने। तो ये चार साइंटिस्ट हैं। इन सेल में पायन का भी आपने याद रखना है, जेम्स बी सेमनर, इसी तरह से कोहने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एडवर्ड बकनर। ये चार साइंटिस्ट के नेम्स जो है वो आपने याद रखने हैं। जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बैक्टीरिया, यीस्ट, एल्गी और स्पिनच। किस में पहली दफा एंजाइम डिस्कवर हुए? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जी जल्दी से जरा आंसर करें। जिशान कह रहे हैं बी, यीस्ट में। नूरुल हुदा ने भी यीस्ट को चूज किया है। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना है कि पहली दफा एंजाइम जो डिस्कवर्ड हुए वो कहाँ से। हबीबा ने भी यीस्ट ही कहा है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो यीस्ट ही है। फर्स्ट टाइम जो एंजाइम डिस्कवर्ड हुए हैं वो यीस्ट से डिस्कवर्ड हुए हैं। और यहाँ जो टर्म एंजाइम यूज होती है ना, अगर मैं यहाँ वर्ड एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम का मतलब ही जो है, इसका मतलब होता है लिवेंट या यीस्ट। ये एंजाइम की टर्म जो है जो यूज की थी कोहने ने, वो एंजाइम का जो मीनिंग है, ये लिटरल मीनिंग है लिवेंट या यीस्ट के लिए एंजाइम वर्ड यूज होता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म एंजाइम? अभी मैंने आपको बताई, पास्चर ने, बकनर ने, कोहने ने और सिमनर ने। किसने एंजाइम टर्म यूज की? जी अरसलान, नूरुल हुदा, जीशान सब सी कह रहे हैं, क्योंकि मैं ऊपर बता भी चुका हूं कि कोहने, पूरा नाम इसका है विलियम कोहने। इसने एंजाइम की टर्म यूज की, एंजाइम लिवेंट और यीस्ट। ओके, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म वाज द कैटलेज, यूरिएज, पेरोक्सीडेज और अमाइलेज। पहला एंजाइम जिसकी क्रिस्टलाइजेशन की, और वो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो की समनर ने, ऊपर मैं बता के हैं जेबी समनर। यस बीटा आंसर जो है वो सब लोग सही कर रहे हैं, और यस बीटा ही करेक्ट है। यूरिएज जो है इसकी सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन की गई। ये अब देखें, चार पांच सवाल मैंने बता दिए हैं। अब यहां से ही सवाल आ सकता है अगर कोई आया, इससे ज्यादा इसका
जो हिस्ट्री ऑफ इंजाइम है उसमें आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, 4 साइंटिस्ट और ये 2-3 इंजाइम जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इनको लर्न कर लें, दैट्स इनफ। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाए। विच आर फॉलोइंग इज ए कोएंजाइम? एनएडी, एनएडीपी, एफएडी और ऑल ऑफ द अबव? कौन सा इसमें से कोएंजाइम है जी? जल्दी से जरा आंसर करें। अलीशा ने कहा है कि डी ऑल, अरसलान ने भी कहा है, बिस्मा, जीशान, नूरुल हुदा, सब लोग कह रहे हैं कि डेल्टा करेक्ट है। यस, डेल्टा बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे कोएंजाइम है। एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और एनएडीपी जो है इसमें ये है एनएडी ही, बट इट्स फॉस्फोराइलेटेड एनएडी, और एफएडी फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो कोएंजाइम है। आप जानते हैं कि ये जो कोएंजाइम है ये हमने बायो एनर्जेटिक्स में पढ़े भी हैं, तो ये बहुत सारे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के अंदर, उसमें ये यूज होते हैं। और मैंने बता दिया कि एनएडी स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये है डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके जी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास कि विच इंजाइम इज नॉट ए प्रोटीन? सारे इंजाइम प्रोटीन नहीं है, एक इंजाइम का ग्रुप है जो कि प्रोटीन नहीं है। हेक्सोकाइनेज, सिंथेटेज, एंडोन्यूक्लियस और राइबोजाइम। जी, बड़ी तेजी से जो आंसर आ रहा है वो डेल्टा आ रहा है। सब लोग अभी तक तो डेल्टा ही कह रहे हैं कि राइबोजाइम जो होती है ये ऐसी एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है। यस, सब लोगों का करेक्ट हुआ आंसर। राइबोजाइम जो है ये प्रोटीन नहीं, ये आरएनए बेस्ड एंजाइम, आरएनए बेस्ड, या एक टर्म इसके लिए यूज की जाती है कैटेलिटिक आरएनए, कैटेलिटिक आरएनए। आगे चल के एक सवाल में इसकी एग्जांपल मैंने दी है, अभी नहीं बताऊंगा ताकि आपको वहां जो है वो आंसर कर सकें आप इसका। तो राइबोजाइम इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम जो कि प्रोटीन नेचर के नहीं है, बाकी सारे के सारे प्रोटीन नेचर के ही हैं। जी, नेक्स्ट पे आ जाए। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड एपोएंजाइम, आइसोएंजाइम, कोएंजाइम, ऑलोएंजाइम। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो एंजाइम के साथ बाउंड होता है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए? अरसलान ने सी कहा, अलीशा भी सी कह रहे हैं, बिस्मा, जीशान सी कह रहे हैं कि कोएंजाइम जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि एंजाइम के साथ बाउंड होता है। जैनब ने भी, हबीबा ने, सब लोगों ने सही आंसर किया है, कोएंजाइम इज करेक्ट। तो ये भी ऑर्गेनिक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा प्रोस्थेटिक ग्रुप की, तो वो भी ऑर्गेनिक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है। लेकिन फर्क सिर्फ इसके अंदर ये है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो टाइटली बाउंडेड होता है एंजाइम के साथ, सेपरेट नहीं होता। और जो कोएंजाइम होता है ये लूजली बाउंडेड होगा, या हम इसको कह सकते हैं कि ये डिटैचेबल होगा। लूजली बाउंडेड, या एक टर्म इसके लिए यूज हो सकती है कि दिस इज डिटैचेबल। ये आपको यहाँ पर डिफरेंस जो है वो मिलता है। तो कोएंजाइम जो है ये असेंशियल है एंजाइम एक्टिविटी के लिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स और द विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स। कोएंजाइम्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन सा है? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई दफा सवाल पेपर के अंदर आ चुका है। लेक्चर में हमारी बड़ी डिटेल में आपको विटामिन्स के बारे में जो है वो बताया हुआ है, और सबका आंसर बिल्कुल सही आया। इसका मतलब है कि आप लोगों ने लेक्चर बड़े अच्छे से सुना हुआ है, और ऐसे ही अगर आप काम करते रहें तो इंशाल्लाह आपका कोई सवाल जो है वो पेपर में गलत नहीं होने वाला, अगर ये चीजें साथ होती। क्योंकि देखें, चीजें एक ही दफा लर्न करनी होती है, बाकी उसके बाद तो जस्ट आपको एक दफा अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपको जस्ट रिवाइज करना है। और इवन रिवाइज भी ना करें, जब आपके सामने वो चीजें आती हैं, आप उनको पढ़ते हैं, फौरन आपका माइंड, अगर वो चीज आपने याद की है तो आपका माइंड वहां पहुंच जाता है और आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो विटामिन जो है इसके लिए आपने ये पढ़ा है कि दैट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर एंजाइम, ये सॉरी कोएंजाइम्स, ये कोएंजाइम्स होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल काम करते हैं। ये भी ऑर्गेनिक ही हैं, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक ही हैं। तो अल्फा जो है इसके अंदर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द एंजाइम जो कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम से रिलेटेड है कि ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज परमानेंट एंड स्टेबल, ट्रांजिशन बट स्टेबल, परमानेंट बट अनस्टेबल, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। अब एक ऐसी स्टेट आती है जो कि आपको एंजाइम के अंदर मिलती है, जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो रहे होते हैं। तो वो स्टेट जो है वो क्या होगी? उसमें क्या वो
परमानेंट स्टेबल होगी, ट्रांजिएंट स्टेबल होगी, परमानेंट अनस्टेबल होगी, या ट्रांजिएंट अनस्टेबल होगी? जी, नूरुल हुदा का, बिस्मा का और इसी तरह से बाकी लोगों का जो आंसर है वो डेल्टा ही आ रहा है, और इसमें जो करेक्ट है वो डेल्टा ही है, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। और ट्रांजिट का मतलब है कि वो जो परमानेंट नहीं है, यानी वो ट्रांजिशन के अंदर है, और उस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट बन जाती है। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगी तो साफ है वो स्टेबल कंपाउंड जो है वो यहाँ हमें मिला है। ओके जी, अगले सवाल पे आ जाए। Enzyme which catalyze the transfer of hydrogen between the two substrates are called the transferases, oxidoreductases, isomerases, hydrolases। लेक्चर के दौरान आपको बड़ी डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में बताएं कि एंजाइम की डिफरेंट क्लासेस हैं। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली आपने एग्जांपल और उसमें देखना है कि हर एंजाइम जो है उसका रोल क्या है, किस तरह से वो रोल प्ले करता है। जी, हबीबा ने ए का है, जिशान बी कह रहे हैं, और बिस्मा ने कहा है कि डी है। हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर करना, हाइड्रोजन एटम, ये ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं कह रहा, ठीक है, मैं कोई वाटर की बात नहीं कर रहा, ना मैं जो है वो अदर कंपाउंड में, जस्ट हाइड्रोजन एटम को दो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो ट्रांसफर अगर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? जी, इसमें मिक्स आंसर आ रहा है, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोगों ने डी कहा है। तो इसमें जो करेक्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि बीटा इज करेक्ट, एंड दैट इज द ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। और ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम हमने देखा कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो कॉज करता है। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कहीं पे ऐड होगा तो उसको हम जो है वो रिडक्शन कहते हैं, और अगर हाइड्रोजन जो है उसको वहां से रिमूव करेगा तो उसको हम जो है वो ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इसमें जो एंजाइम की मैंने एग्जांपल दी थी, दैट इज द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है, और एज इट इज लाइन ही हमने वहां लेक्चर के दौरान पढ़ी थी। इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने लेक्चर जो है उसको नहीं अभी तक लिया, उसको जरा आप एक दफा पढ़ लें दोबारा से, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन जो है उसमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और बहुत ज्यादा इसमें जो है वो आपको मुश्किल नहीं मिलेगी, बहरहाल जो है वो आप इजीली इसको जो है वो लर्न कर सकते हैं। Substrate concentration at which an enzyme attain half of its v max velocity is half of its max velocity is, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर बुक्स में ये डिस्क्राइब नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो लेक्चर के दौरान मैंने आपको पढ़ाया था। व्हाट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ एन एंजाइम? केएम, कांस्टेंट ऑफ एन एंजाइम, कंसंट्रेशन रेशियो, और टर्नओवर नंबर ऑफ एन एंजाइम। जी, क्या इसके अंदर करेक्ट? अभी देखते हैं कि किसने लेक्चर को गौर से सुना था। अरसलान का आंसर आ रहा है बी, जीशान का भी बी, मुकद्दस का बी, नूरुल हुदा का बी। ओके जी, आंसर तो आप लोग सही कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि केएम जो होता है और वी मैक्स दो टर्म यूज की थी, तो जरा अपना माइक ओपन करके, मैंने माइक की ऑप्शन खोल दी है, तो बताएं जरा दोनों में क्या फर्क होता है, फिर मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करता हूँ। लेकिन आप में से कोई भी और कैसे जब आंसर पूछ रहा होता तो कोशिश करें कि सब आगे पहले सबसे माइक ओपन करके मैं बताता हूँ, ये भी थोड़ा सा अपने जो है वो लेके आए अपने अंदर ये क्वालिटी, कि क्या मतलब होता है केएम और वी मैक्स। जी, जल्दी जल्दी करें, कौन बोल रहा है जी? अरसलान, बताएं जरा। जी अरसलान, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, जो जो वी मैक्स होता है तो उस पर हमारी मैक्सिमम हमारी एक्टिव साइट कवर हो जाती हैं। जो केम उसका हाफ होता है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। ओके, यहाँ देखें, ये एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें से देख लें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं एक इंजाइम के लिए बना रहा हूँ कि ये ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ और यहाँ जाके ये कांस्टेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस जगह पर इंजाइम की जो सेचुरेशन है वो मैक्सिमम हो चुकी, मैक्सिमम सेचुरेशन ऑफ एंजाइम, तमाम की तमाम एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम की वो कवर हो चुकी हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वी मैक्स। ओके, अब इस वी मैक्स का जब मैं हाफ लूंगा, ये यानी 1/2 V max, दिस इज कॉल्ड द के एम वैल्यू ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम की के एम है। के एम जो है माइकल्स कांस्टेंट, एक वर्ड यूज होता है। अब सिंपली यहां पर मैं आपको जो है वो एक पॉइंट बताऊंगा, लेक्चर के दौरान भी आपको बताया था कि हम के एम वैल्यू को लेते हैं। अगर तो के एम वैल्यू जो है वो आपको एंजाइम की हाई बताई जाएगी, के एम वैल्यू इज हाई, तो उस एंजाइम की
लो अफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, उस एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी कम होगी। और अगर आपको Km वैल्यू कम बताई जा रही है, तो नंबर आपको कम दिया है, तो इसका मतलब है देयर इज द हाई अफिनिटी ऑफ द Km वैल्यू। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर तो Km जल्दी हो जाएगी, यानी एंजाइम के साथ जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट जुड़ जाएंगे, तो साफ जाहिर है कि फिर जल्दी से सैचुरेशन हो जाएगी, और वैल्यू थोड़ी आएगी, तो इसका मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जल्दी मिल रहे हैं, तो सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ अफिनिटी ज्यादा है। अगर Km वैल्यू लेट आएगी, ज्यादा आएगी, तो एंजाइम की अफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ कम है। तो एंजाइम की, आप जानते हैं, हर एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी कम ज्यादा होती है। और ये अगर आपको भी कॉन्सेप्ट इसका मुकम्मल लेना है, तो लेक्चर को एक दफा जाके फिर से सुने, रिकॉर्डिंग आपके पास है ग्रुप के अंदर, और वहां देखें कि Km क्या थी, Vmax क्या थी, बड़ी डिटेल में वहां एग्जांपल के साथ बताया था, लेकिन यहाँ मैंने जस्ट आपको बता दिया कि जिस तरह का सवाल आ सकता है। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाएं। क्वेश्चन है, एंजाइम रिलेटेड टू फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियोलस। जो एंजाइम, अब देखें इस तरह के सवाल जब आते हैं, तो अब आप थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम बन जाती है आपके लिए, ये अब कहाँ से आ गया फैटी एसिड ऑक्सीडेशन वाला एंजाइम, हमने कहाँ पढ़ा था, आप ये सोचना शुरू कर, जिसकी वजह से गलती होती है। आपने ये सोचना है कि हमने क्या ये पढ़ा हुआ है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है। तो जब आप ये देख लेंगे कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, तो आप फौरन वहां उस एंजाइम तक पहुंच जाएंगे। तो अभी हमने बायोमोलिक्यूल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। इसी तरह आ जाता है जी, एंजाइम दैट रिलेटेड टू द क्रेब्स साइकिल कहाँ प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। एंजाइम्स दैट रिलेटेड टू द केल्विन साइकिल कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होंगे। एंजाइम्स रिलेटेड टू द ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होंगे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं, तो इनके लिए पूरा प्रिपेयर रहना है माइंड, कि फौरन से देख रहे हैं कि वो रिएक्शन होता कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो उस वजह से आपने यहाँ पर वो आंसर तक पहुंचना है। ओके, एक और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हम बायो एनर्जेटिक्स भी पढ़ चुके हैं, बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से अब आपको ये सवालों के जवाब आने चाहिए। फंक्शन ऑफ द सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज इज एडेड बाय द एनएडी, एफएडी, मेटल आयंस और विटामिन। सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज का फंक्शन जो है उसको कौन अकम्प्लिश करते हैं, कौन उसके साथ मिलकर काम करते हैं जी। जैनब का, नूरुल हुदा का आंसर बी आया है। ओके जी, जीशान का भी बी है, अलीशा ने कहा है कि ए सही है, जीशान ने बी कहा है। तो मिक्स से आंसर आ रहे हैं, अरसलान ने भी बी कह दिया, एफ डी जी। इसमें आ, अलीशा जो है वो ने आंसर किया है बी। तो अलीशा क्यों बी आंसर किया है, जरा आप अपना माइक ओपन करके बताएं कि वाई एफ डी आपने यहाँ चूज किया है। सर मैंने तो एनएडी चूज किया है ए। ओ, आपने एनएडी चूज किया। एक और अलीशा भी है क्लास में, उन्होंने एफ डी चूज किया, आपने एनएडी क्यों किया? चलिए, अब आपने माइक ओपन कर ही लिया, तो बताएं जरा, वाई यू चूज एनएडी। लेक्चर पढ़ा था क्योंकि आपने, वो, क्रैम्प साइकिल को अच्छे से पढ़ा था? जी सर, ओके, क्यों चूज किया बताएं। क्योंकि सक्सिनाइल कोए और सक्सिनेट के बिटवीन जो है ना एनएडी एनएडीएच2 इन्वॉल्व होता है। नहीं, यहाँ देखें, यहाँ रिएक्शन ये है कि सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज जो होता है वो कन्वर्ट करेगा सक्सीनेट को फ्यूमरेट के अंदर, ये रिएक्शन। अब बताएं। फिर एफएडी इन्वॉल्व होता एफ है। डी होना चाहिए, क्योंकि सक्सीनेट की डीहाइड्रोजिनेशन, यानी कि डीहाइड्रोजिनेज यूज होगा, यानी ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो इसका मतलब यहाँ हमने पढ़ा था कि एफ डी जो है वो कन्वर्ट होगा F8DH2 में, जिस वजह से इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो बीटा है, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, तो उन रिएक्शन से रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो इस तरह के सवालों के लिए भी आपने प्रिपेयर्ड रहना है। सो F8D इसका, बहुत से लोगों ने सही आंसर किया था। बहरहाल, जो गलतियां होती हैं उसको साथ साथ इंप्रूव करते जाएं, अभी तो हमारे पास टाइम है कि हम उस गलती को याद रख लें, उसको लर्न कर लें, और नेक्स्ट टाइम इस तरह की गलती ना हो। क्योंकि देखिए, बहुत सी गलतियां ऐसी होती हैं कि हम प्रॉपरली जो है वो उसको वहां पहुंचते नहीं है जहां से सवाल आया होता है, जिसकी वजह से फिर जो है वो ऐसे जो है वो आंसर तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जब सोचते हैं तो आप कहते हैं ये तो बड़ा आसान था, ये तो मुझे पता था, मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा वहां लापरवाही जो है वो जब करते हैं तो ये गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। ओके जी, एन एंजाइम विच इज नॉट प्रोटीन इन नेचर। अब आ गई है उसकी एग्जांपल, पहले तो मैंने कहा था राइबोजाइम, अब राइबोजाइम की साफ सारी एग्जांपल भी दी हुई थी लेक्चर के अंदर, अमाइलोप्सिन, आर्जिनेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज और BAM-H1। ओके जी, सब लोग जो आंसर कर रहे हैं वो सी जो है वो आंसर कर रहे हैं, और जो करेक्ट आंसर है वो सी ही है,
पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, क्योंकि मैंने जैसे आपको लेक्चर के दौरान एग्जांपल दी थी कि पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो है दैट इज द राइबोजाइम। तो राइबोजाइम जो होता है वो प्रोटीन नेचर नहीं है, ये आरएन नेचर है। बाकी यहाँ आपको माइलोप्सिन का भी पता है, और ये सेलेब्री माइलेज आर्जिनेज हमने यूरिया साइकिल के अंदर देखा, वहां पे यूज होता है। और BMH1 इसके बारे में जरा लिख लें, एक एंजाइम है, तो ये भी कॉमन, ये एंजाइम जो है इसको हम कहते हैं टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बस ये याद रखने के ये एंडोन्यूक्लियस है, और आप जानते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन के लिए यूज होता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक एंड की मॉडल for enzyme action proposed by Emil Fischer suggested that the enzymes are unbiased for the substrate. Enzymes can modify their active site. Enzymes are restricted to one type of reaction. Enzymes can catalyze variety of reactions. तो Emil Fischer का मॉडल पहले तो देखें कि कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर एंजाइम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि दो मॉडल आपने पढ़े, एक इमल फिशर और एक कॉशलैंड का। जी जीशान जो है वो ए कह रहे हैं, और सलान ने सी कहा है। ओके जी, जल्दी जरा सोच के इसका आंसर करें कि ईमेल फिशर के लिए नूरुल हुदा ने भी कहा है सी। सी में लिखा है एंजाइम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या ईमेल फिशर यही बताता है? अलीशा ने भी सी कहा है, और बिल्कुल सी करेक्ट है, एंजाइम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसका जो मॉडल था ईमेल फिशर का वो है लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल जो है उसमें जैसे उसने लॉक एंड की एग्जांपल दी कि एक की एक स्पेसिफिक लॉक ओपन करती है, और इसी वजह से एंजाइम्स होते हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन टाइप ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स आर बाइस्ड फॉर द सबस्ट्रेट, दे आर नॉट अनबाइस्ड। बाइस्ड का मतलब है कि वो हर सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देते। तो ये ईमेल फिशर का और कोशलैंड का दोनों मॉडल्स में जो डिफरेंसेस हैं ऑलरेडी लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, उनको आपने अच्छे से लर्न करना है। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो यहाँ हमारे पास आ गया है क्वेश्चन, उसको देखें। एंजाइम्स व्हिच फॉलोज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल और कॉल्ड द रेगुलेटरी एंजाइम्स, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, बोथ ए एंड बी। तो अब दो तरह के एंजाइम्स हैं, जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करते हैं उनका भी एक नाम है, और जो जो है वो लॉक एंड की को फॉलो करते हैं उनका भी एक एंजाइम का नाम है। जी अभी आंसर जो है मेरे पास डी आ रहा है सबका, अरसलान ने भी डी कह दिया, जीशान, मुकद्दस, अलीशा ने ए कहा है, नूरुल हुदा ने डी कह दिया है। बहरहाल इसका जो आंसर करेक्ट है वो है डी, बोथ ए एंड बी। जो इंड्यूस फिट मॉडल यानी कि कोशलैंड जो मॉडल दिया उसके मुताबिक एंजाइम्स होते हैं वो रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं या एलोस्टेरिक एंजाइम है। तो जो लॉक एंड की मॉडल था उसके मुताबिक उसको जो फॉलो करते हैं एंजाइम वो है नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। तो ये भी एक टर्म है, जस्ट एक टर्म है, इसके अलावा आपने इसके बारे में कोई डिटेल नहीं देनी, सिर्फ नाम याद रखने के, ड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल के लिए जो एंजाइम्स उनको फॉलो करते हैं उनके क्या नाम है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट इज लिमिटेड इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर सबस्ट्रेट के नंबर जो है वो लिमिटेड है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेशन एनर्जी, बोथ ए एंड बी। जी क्या करेक्ट है इसके अंदर, जल्दी से आंसर करते जाएं। अरसलान ने कहा है बी, हबीबा ने कहा है ए। जी बिस्मा ने बी कहा है, अलीशा ने भी बी कहा है, जीशान ने ए कहा है। ओके जी, अब यहां आपने याद रखना है कि जो चीज लिमिटेड होगी रेट ऑफ रिएक्शन उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बस ये की है कि अब सबस्ट्रेट और लिमिटेड, तो जो चीज कम है रेट ऑफ रिएक्शन उसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। जो चीज पहले ही ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें सबस्ट्रेट्स और लिमिटेड, या अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड है तो इसका मतलब है कि एंजाइम्स और सैचुरेटेड, एंजाइम्स जो है वो बहुत ज्यादा है, एंजाइम जो है वो अनलिमिटेड है इस वक्त अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड है, क्योंकि सबस्ट्रेट कम है। अब सबस्ट्रेट कम है, एंजाइम ज्यादा है, तो कौन सी चीज बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? साफ जरा सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। हाँ अगर आ जाए इफ सबस्ट्रेट्स और सैचुरेटेड, लाइक सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा सिस्टम के अंदर, तो फिर साफ जरा एंजाइम के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इस वजह से दोनों का जो इंटरेक्शन है वो आपने यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ इंटेरोकाइनेज इज स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक और हाईली बेसिक। अच्छा अब जो क्वेश्चन आते हैं
वो आपने ये बताना होता है कि पीएच कितनी है, ऑप्टिमम पीएच कितनी है। अब ऑप्टिमम पीएच एक तो नंबर पूछे जाते हैं, और दूसरा फिर आपसे इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि हाईली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, या स्लाइटली बेसिक है, या हाईली बेसिक है। तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं, तो फिर आपने उसका भी आंसर करना है। तो पीएच वाला जो आपने यहाँ बताना है वो आपने यहाँ पर इसको शो करना है। जी जरा जल्दी से बताते जाएं कि क्या इसमें करेक्ट है। अरसलान ए कह रहे हैं, जैनब ए, जीशान ने भी ए कहा है, कुछ लोगों ने बी भी कहा है कि हाईली एसिडिक है। वैसे पीएच है कितनी इंटेरो का है इसकी ऑप्टिमम पीएच जरा बताएंगे। 5.5 का है जिशान ने, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये हाईली एसिडिक नहीं कहेंगे इसको। हाईली एसिडिक 5.5 तो आप जानते हैं 7 के करीब है, ये एसिडिक जरूर है, बट दैट इज द स्लाइटली एसिडिक। यस राइट, हाईली एसिडिक वो होगा जैसे पेप्सिन इज हाईली एसिडिक, क्योंकि उसकी पीएच जो है वो 2 है। ठीक है। या हम इसके अंदर जो कुछ एंजाइम आपकी बुक में हाईली एसिडिक दिए हुए हैं, लेकिन जो 7 के ज्यादा करीब होगी वो स्लाइटली एसिडिक उसमें लेंगे। तो इस वजह से इसमें जो ज्यादा करेक्ट है वो स्लाइटली एसिडिक है, अल्फा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री इन द ह्यूमन बॉडी will cause increase in the rate of reaction, decrease in the rate of reaction, first increase then in decrease in the rate of reaction, first increase then become constant। क्या होगा 30 to 40 डिग्री जब हम देखेंगे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेक्ट होगा। अरसलान ने कहा है कि सी करेक्ट है, बिस्मा ने भी कहा है सी, जीशान सी, ओके जी, नूरुल हुदा ने भी सी कहा है। इसके अलावा है किसी का आंसर के सारे लोग सी कह रहे हैं। जैनब ने भी कह दिया सी है, बिल्कुल सही है, सी करेक्ट है। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज इन द रेट ऑफ एक्शन, क्योंकि देखिए आपने ये पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जब 30 से 37 की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा, लेकिन 37 से जब 40 की तरफ जाएंगे तो फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो इस वजह से फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। और जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बेल शेप ही बनेगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा। पीएच का भी ऐसे बनेगा, लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन या इंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के लिए लेंगे तो वो ऐसे बनेगा कि पहले इंक्रीज एंड देन कांस्टेंट, मैक्सिमम होने के बाद कांस्टेंट। लेकिन यहां क्या होगा, पहले इंक्रीज फिर मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज। ये पीएच के लिए वैसा ही होगा और टेम्परेचर के लिए वैसा होगा, ठीक है। लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के लिए या इंजाइम कंसंट्रेशन के लिए जो ग्राफ आपकी बुक में, वो इंक्रीज, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, ये भी याद रखना इसके अंदर। Okay, next question, which of the following bond is mostly affected in an enzyme molecule when there are pH fluctuation। जब pH में fluctuation आती हैं तो बताएं कौन सा बॉन्ड मोस्टली अफेक्ट होता है। वैसे इफेक्ट सारे हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकली जो इफेक्ट होगा जिसकी वजह से कोई ना कोई चेंज आएगी। तो आंसर जो है इसमें आयनिक है, हाइड्रोजन है, डायसल्फाइड या पेप्टाइड। जी सब लोग जो है वो आंसर अल्फा ही कर रहे हैं, क्योंकि जब पीएच के अंदर चेंज होती है तो एंजाइम के अंदर जो आयनाइजेशन होती है वो इफेक्ट होती है, ठीक है, अमाइनो एसिड की। तो इसमें जो मोस्ट अफेक्टेड एंजाइम होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, वो आयनिक बॉन्ड ही होता है। एंजाइम कह रहा हूं, सॉरी, बॉन्ड की बात हो रही है, तो आयनिक बॉन्ड जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री। ये सवाल इस दफा भी पेपर के अंदर रिपीट हुआ था लास्ट एग्जाम के अंदर कि कौन सा एंजाइम जो होता है उसमें ज्यादातर एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होता है। जी जरा करें आंसर। सी का आंसर आ रहा है सब लोगों का, और ये बुक्स के अंदर एज इट इज लाइन ही लिखी है, बहुत सी प्रोवेंसिस की बुक्स के अंदर ये करेक्ट है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री जो है बिकॉज ज्यादातर एंजाइम जो है वो इसके अराउंड इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन बोथ कम्पेटिटिव एंड नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन। दो तरह के आप जानते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं इनहिबिटर्स की, उनमें क्या चीज दोनों में कॉमन होगी कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव में। इरिवर्सिबल इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, रिवर्सिबल इनहिबिशन या नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन। जी क्या आंसर होगा जी। जिशान ने, दोनों जिशान जो क्लास में उन्होंने सी कह दिया है कि जी रिवर्सिबल इनहिबिशन सही होगा। दोनों के लिए कॉमन है क्या कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव में। वकार जतोई ने भी, चार्ली कह दिया, अरसलान ने भी सी कह दिया है। ओके, नूरुल हुदा का आंसर भी सी आ गया है, यस। अब क्यों सी इसमें करेक्ट है, वो इस वजह से कि बिकॉज बोथ आर द टाइप ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर। कंपैटिटिव भी रिवर्सिबल की टाइप है, नॉन कंपैटिटिव भी रिवर्सिबल की टाइप होता है, ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी मेटल आयंस, मर्करी, सिल्वर, कॉपर,
ब्रेक डैश इन एंजाइम्स, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस और आयनिक बॉन्ड। जो हैवी मेटल्स होते हैं वो किसके साथ जो है रिएक्ट करते हैं या जो है इफेक्ट करते हैं एंजाइम को। तो जैनब का, जिशान का आंसर सी आ रहा है जी। बाकी लोग, अरसलान का भी सी आ गया। यस, इसके अंदर जो करेक्ट है वो डाइसल्फाइड है, क्योंकि जो हैवी मेटल्स होते हैं वो इसके थायोल ग्रुप जो होता है उसके साथ जाकर अटैच होते हैं, और इस वजह से ये डाइसल्फाइड जो ब्रिजेस होते हैं उनको ब्रेक करते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपने अच्छे से लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट है, फॉलोइंग इनहिबिटर्स बाइंड्स विद द ईएस कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, अब उसके साथ जो है वो इनहिबिटर्स आकर अटैच हो रहे हैं। कंपैटिटिव, नॉन कंपैटिटिव, अनकंपैटिटिव या नॉन रिवर्सिबल। जी जल्दी से जरा आंसर करें, किसको पता है? लेक्चर के दौरान मैंने बताया हुआ था। अरसलान का, अरसलान ने सी कहा है। ओके, और कोई आंसर जल्दी जल्दी करते जाएं। जो ईएस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ते हैं, अलीशा ने भी सी कह दिया है। थोड़ा सा इसमें हेजिटेट करते हैं, आप कर रहे हैं आंसर करने में, तो इससे पता चल रहा है जिन लोगों ने लेक्चर को गौर से नहीं सुना उनका आंसर जो है वो कंफ्यूज होंगे इसके अंदर। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो अनकंपैटिटिव ही है। बिस्मा का भी सही आंसर आ गया था, अनकंपैटिटिव। अब देखें, एक तो जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, जो कंपैटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो तो जाकर उसकी एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाएंगे एंजाइम की, और जो नॉन कंपैटिटिव है वो एलोस्टेरिक साइट के साथ जुड़ेंगे, अदर देन एक्टिव साइट जुड़ेंगे। तो ये भी इसमें फर्क है। तो ये अटैच होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक्टिव साइट के साथ एंजाइम की, और ये जो होते हैं ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होते हैं। और ये जो एंजाइम के अंदर ईएस कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है तो उसके बाद जाकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से तीनों की तीनों रिएक्शन को कुछ वक्त के लिए टेम्परेरली ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट है जी, फॉस्फेटेजेस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ एंजाइम? लाइगेजेस, लाइगेजेस, हाइड्रोलेजेस और आइसोमेरेजेस। जी, फॉस्फेटेजेस जो है वो किसके साथ, कौन से ग्रुप के साथ जो है वो आपको किसकी एग्जांपल मिलती है? हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फेटेजेस जो है वो किसकी एग्जांपल है? लाइगेजेस की, लाइगेजेस की, हाइड्रोलेजेस या आइसोमेरेजेस की? जी आंसर आ रहा है सी। बिस्मा ने कहा है डी, आइसोमेरेजेस की। जी, जिशान ने भी डी कहा है। अरसलान का भी आंसर जो है वो डी है कि फॉस्फेटेजेस जो है वो आइसोमेरेजेस की एग्जांपल है। जी, लेकिन मैं यहाँ पर जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आपने लेक्चर में इसकी एग्जांपल को गौर से नहीं पढ़ा, कि फॉस्फेटेजेस जो होते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप को या फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक करते हैं किसी भी जगह से। तो इसमें वाटर की एडिशन जब होगी तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ जो एग्जांपल है ये हाइड्रोलेसिस एग्जांपल है। एग्जांपल दी है, इसको थोड़ा सा देख लें जरा। ये जो एग्जांपल है ये ये एग्जांपल है ट्रांसफिरेसिस, ट्रांसफिरेसिस, ठीक है, आइसोमेरेसिस की नहीं है यहाँ। ये क्योंकि नीचे वाला सवाल आया तो वहां मुझे वो क्लिक कर गया कि ये जो ट्रांसफिरेज है, क्योंकि इसने ट्रांसफर किया है फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज, इस वजह से यहां पर आए। अब नीचे वाला आंसर अब बताएं जल्दी से। अब सही है। अब जो है वो है आइसोमराइजेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है ये दोनों आइसोमर्स। तो ग्लूकोज की फ्रुक्टोज के अंदर जो कन्वर्जन हो रही है, अब यहाँ कोई फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहाँ एक आइसोमर, एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आइसोमरेज होगा। ठीक है, ट्रांसफेरेज की हेक्सोकाइनेज एग्जांपल है, और यहाँ जो है वो आइसोमरेज आपको मिलेगा। जी नेक्स्ट पे आ जाए। एंजाइम कैटलाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन लाइक डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। अब बताएं, लाइगेजेस, लाइगेजेस, हाइड्रोलेजेस और आइसोमेरेजेस। मैंने यानी सारे के सारे आपको तकरीबन क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज यहाँ दे दिए हैं, और यही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। जी, बीटा आंसर आ रहा है, काफी लोगों ने बी जो है उसको सिलेक्ट किया है। अरसलान ने भी, जिशान ने भी, जैनब ने भी। बिल्कुल, जो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं उनको लाइगेजेस कहते हैं। और आपने ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इसको पढ़ा भी हुआ है कि वहां पर लाइगेजेस जो होते हैं दे जॉइंस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो वहां पर ये लाइगेज का मतलब जो होता है वो ग्लू एंजाइम है। इसका मीनिंग अगर सिंपली ले, इज कॉल्ड द ग्लू एंजाइम, यानी ये अटैचमेंट के लिए यूज होता है। तो बीटा करेक्ट है इसके अंदर। The enzyme catalyze the breakdown of specific covalent bond and removal of group without hydrolysis. अब यहां ग्रुप की रिमूवल कर रहा है लेकिन हाइड्रोलिसिस के बगैर। तो अब इसके अंदर कौन सा एंजाइम की टाइप होगी? जी, जैनब नूर जो है वो सी कह रही हैं, बिस्मा ने भी सी कहा है, जिशान ने भी सी कहा है। बिल्कुल
जो लाइएसिस जो होते हैं ये विदाउट हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन करते हैं, यानी ये एंजाइम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन तो करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की, लेकिन यहाँ वाटर की रिमूवल नहीं होगी, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, तो इसको हम जो है वो लाइएसिस कहेंगे। एग्जांपल मैंने आपको लाइएसिस की एक बहुत कॉमन एग्जांपल बताई थी, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, ये इसकी एग्जांपल, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। अब ये हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज क्या करेंगे, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे और साथ कंपाउंड जो है उसको तोड़ देंगे। तो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज जो होंगे ये हिस्टिडीन को ब्रेक करेंगे और इसके रिजल्ट में हिस्टामाइन बनाएंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखना डी कार्बोक्सिलेशन इसके अंदर है। सो दिस इज लाइएज, यहाँ कोई वाटर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, तो वहां से ये इसको ब्रेक कर देंगे। सो इनको हम लाइएजिस कहते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने एंजाइम के टॉपिक में से डिस्कस किए हैं। बाकी आपने लेक्चर में भी चीजें बहुत सारी पढ़ ली हैं, आगे इसका टेस्ट आना है, टेस्ट में भी वो सारी चीजें आ जाएंगी। अगर ये सारी चीजें आप कर लें तो आपको कोई और जो है वो काम करने की जरूरत नहीं है, कोई और अदर प्रोवेंसेस की बुक पढ़ने की, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दे दी है। लेकिन ये है कि इन चीजों को गौर से पढ़ना है और इसमें से जो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं उनको आपने लाजमी पूछना है, तो आपका ये एंजाइम का टॉपिक 100% जो है वो कवर हो चुका है। और आगे टेस्ट रह गया है, उसके बाद ये जो भी डेफिशिएंसीज है उसमें रिमूव हो जाएंगी। अगर आपको किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं।